एक अपाहिज लड़का अपने माँ और पापा के साथ गांव में रहा करता था। एक समय ऐसा आया कि उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। शहर में रह रहे उसके भाई और भाभी को खबर दी जाती है। वह दोनों आते हैं और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। अब बेचारे राधे श्याम जी और रमन अकेले रह गए थे। पूनम और आकाश दोनों अपने बाबूजी से कहते हैं कि पापा जी, आप गांव की सारी ज़मीन को बेचकर मेरे साथ शहर में रहने चलिए। यहाँ आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तब से राधे श्याम जी और रमन शहर में अपने बेटे के घर में रहने लगे। पूनम, जल्दी चलो, आज शहर के सबसे बड़े शोरूम से तुम्हारे लिए बर्थडे पर सोने के झुमके खरीदने हैं। ज्वेलरी शॉप में पूनम अपने बूढ़े ससुर को मालिक की कुर्सी पर बैठे देखती है तो उनसे कहती है, बूढ़े, तू शॉप की मालिक की कुर्सी पर क्यों बैठा है? लगता है तिजोरी के पैसे चुराने के लिए बैठे हो। और इतने दिन से कहाँ गायब थे? घर चलो, तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करूँगी। खबरदार भाभी, जो मेरे पिता से कुछ भी उल्टा सीधा कहने की हिम्मत की, क्योंकि जिस शॉप में तुम शॉपिंग करने के लिए आई हो, यह पूरी शॉप मेरे पिता की है। यह सुनकर पूनम हैरान रह जाती है। उसे पिछली बातें याद आने लगती है। बहू, मेरे बेटे को मत मारो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो। ठीक है बूढ़े, आज तो छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से अगर मेरी बात टालने की कोशिश की तो तुझे पता है, इस घर में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों को इस घर से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक तो तुम लोगों को अपने घर में रख रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों को खाना भी खिलाऊं। अभी तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत हैं, जाके कुछ काम धाम देखो और कुछ पैसे कमा कर लाओ, तभी मैं इस घर में तुम्हें रखूंगी। बेटा, तुम्हारे कहने से मैं 2 दिन से अपने लिए काम ढूंढने तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझ बूढ़े को कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। यह मेरी उम्र है क्या कोई काम करने की? लोग तो मुझे देखते ही काम देने से मना कर देते हैं, और इस बुढ़ापे में काम भी क्या करूँगा? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अब बताओ, मैं बाहर जाकर क्या काम करूँगा? मुझे नहीं पता। किसी के घर में जाकर माली का काम करो, वॉचमैन बनो, कुछ भी करो, चाहे सड़क पर जाकर भीख मांगो, लेकिन घर में पैसे कमा कर लाओ, तभी मैं तुम दोनों बाप बेटे को अपने घर में रखूंगी। बहुत दिन तक बाप बेटे को फ्री में खिला दिया। अब अगर खर्चे के लिए पैसे कमाकर नहीं दोगे तो इस घर से निकाल दूंगी। ठीक है, मैं आज फिर से अपने लिए कुछ काम देखने के लिए जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद तू मेरे बेटे को मारोगी नहीं, यह वादा करो। दरअसल राधे श्याम जी का बेटा अपाहिज है। बचपन में उसको पोलियो हो गया था, जिसकी वजह से ठीक से चल भी नहीं पाता है। वह बैसाखी के सहारे चलता है कि जब उसको पोलियो हुआ था, उसके 1 साल पहले ही राधे श्याम जी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तब से वह अपने बहू बेटे के घर में आकर के रहने लगे थे, क्योंकि घर पर खाने पीने का और घर चलाने का और देखभाल के लिए कोई नहीं था। जब बेटे को पोलियो हुआ था, तब राधे श्याम जी ने बार बार अपने बेटे से जिद करके डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इनका सही तरीके से साल भर तक इलाज चलेगा तो यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसी तरह से पूरी ज़िंदगी लंगड़ा कर चलता रहेगा। लेकिन बेटे बहू ने रमन के इलाज के पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हारे खर्च भी उठाऊं और तुम्हारे बेटे का इलाज भी कराऊं। घर में रह कर के 4 रोटियां खा रहे हो, यही बहुत है, और रहने के लिए छत दे रही हूँ।
यही एहसान मानिए। राधे श्याम जी के बेटे बहू एक नंबर के स्वार्थी और लालची हैं। उन दोनों को पैसों के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यहाँ तक कि अपना बाप और भाई भी नहीं दिखाई देता। बहू बेटे अपनी बाप और भाई को 2 वक्त की रोटी तो देते थे, लेकिन उसमें भी उनको परेशानी होती थी। इसके बदले में वह राधे श्याम जी से पूरे घर का काम करवाते थे। और राधे श्याम जी करते भी क्या, बुढ़ापे की उम्र में अपने अपाहिज बेटे को कहाँ लेकर जाते। इस बुढ़ापे पर उन्हें सहारा देने वाला भी कोई नहीं था। अपने बहू बेटे के घर में अपमान सहकर रहने लगे। इतने बड़े घर में राधे श्याम जी की बहू ने उन्हें और उनके बेटे को रहने के लिए सबसे पीछे का एक कमरा दिया है, जिसमें उसने स्टोर का सामान भी रखा हुआ है। बहुत सारा कबाड़ भरा हुआ है। कमरे में बाप और बेटे दोनों की खटिया तक नहीं पड़ पाती है। सिर्फ एक गद्दा नीचे बिछाकर राधे श्याम जी लेट जाते हैं, किसी तरह से अपने बहू बेटे के एहसान तले दबकर और बहू बेटे का अपमान सहकर अपने जीवन को काट रहे हैं। क्योंकि पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद ही बहू बेटे गांव आए और यह कहकर गांव का मकान बेच दिया कि अब आप लोग इधर गांव में रहकर भी क्या करेंगे, हमारे साथ शहर चलिए, हम रमन का इलाज भी करवाएंगे और आपको भी उधर अच्छे से रखेंगे। घर बिकवाने के लिए बेटे बहू ने बड़ी मीठी मीठी बातें की थी। मेरे बुढ़ापे पर देखभाल करने की बात कही थी और मेरे बेटे रमन का बड़े अस्पताल में इलाज कराने की भी बात कही थी। मैं भी अपने बेटे बहू के घर यही सोचकर आ गया था कि गांव में मैं क्या करूंगा। अब तो मेरी पत्नी भी नहीं रही, कम से कम मेरा बेटा मुझे और मेरे अपाहिज बेटे को सहारा तो दे रहा है, अपने साथ ले जा रहा है, यही बहुत है। लेकिन नियति का किसको पता था कि बहू बेटे के मन में क्या चल रहा था। जब तक गांव का घर नहीं बिका था तब तक बहू बेटे ने मुझे और मेरे बेटे को बहुत अच्छे से रखा, लेकिन जैसे ही गांव का घर बिक गया और पैसे बेटे के हाथ में आ गए, उसके बाद तो बहू बेटे के रंग ढंग ही बदल गए थे। बेटा पढ़ने में होशियार था, भगवान की दया से उसकी अच्छी खासी नौकरी लग गई थी, पैसे भी खूब कमाता था, लेकिन अपने सारे पैसे अपनी पत्नी के ऊपर ही लुटाता था। कभी अपने पिता को 4 पैसे नहीं देता, अपने भाई की दवाइयों के लिए 4 पैसे खर्च नहीं करता। दर्द के मारे रमन कराहता रहता है, लेकिन मजाल है कि बहू बेटे के हाथ से 100 रुपये भी दे दे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन अब तो बहू को घर में बैठे हुए ससुर और देवर बोझ लगने लगे हैं। हालांकि बहू अपने ससुर से घर के सारे काम करवाती है, पूरा दिन पलंग पर लेटी लेटी आराम करती है और राधे श्याम जी घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ करते हैं। और बहू अपने ससुर और देवर को सबसे बाद में खाने के लिए देती है। बाद में जो भी बच जाता है वह उन दोनों को खाने के लिए दिया करती है। कभी कभी तो बासी खाना भी बहू बाप बेटे को खाने के लिए दे देती थी और बेटा कुछ भी नहीं कहता है। एक दिन बहू राधे श्याम जी को 2 दिन का बासी खाना देकर चली गई। राधे श्याम जी ने रोटियों को देखा तो उनके अंदर फफूंद लगी हुई थी। रोटी को देखकर रमन कहता है, पापा आप यह रोटियां मत खाओ, पूरा दिन घर का काम करते हो, भर पेट खाने को भी नहीं मिलता है, मैं तो आपकी सहायता भी नहीं कर पाता हूँ, आप यह बासी खाना मुझे दे दो, मेरा तो नया शरीर है, मैं इसको हजम कर लूँगा, पर आपको बुढ़ापे के शरीर में यह बासी खाना नुकसान कर देगा। और अपने शरीर के अपाहिजता पर रमन आंसू बहाने लगता है कि पापा भाभी आप पर इतना अत्याचार करती है, इतना काम करवाती है, लेकिन मैं
आपकी कोई सहायता भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बस नर्क बन के रह गई है। मेरी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। राधे श्याम जी अपने बेटे रमन के मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ना बेटा, ऐसी बात नहीं करते। एक तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। तेरी माँ के जाने के बाद बहू बेटे कब पराए हो गए पता ही नहीं चला। अगर तू चला गया तो मैं तो इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊँगा। तेरे लिए तो कुछ भी करूँगा, तुम चिंता मत कर। पापा, मुझे भाई और भाभी का ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता है। काश मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर पाता जिससे आपको इस नरक से निकाल पाता। झटपटाता हुआ रमन कहता है, क्योंकि रमन से अपने पिता की ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। तभी उसकी भाभी आ गई। दोनों बाप बेटे को बात करते हुए देखती है तो गुस्से से तमतमाती हुई कहती है, बुढ़े, अपने बेटे के साथ मिलकर मेरी बुराइयां कर रहे हो। चल, घर में कितने सारे काम पड़े हुए हैं, इनको पहले निपटा। और तुमसे अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहा था, कुछ काम मिला या नहीं मिला? जल्दी से सारे काम करने के बाद अपने लिए बाहर कुछ काम देखने जाओ, जिससे 4 पैसे कमा कर लाओ। बहू, मैं घर के सारे काम कर लिया है, बस थोड़े से बर्तन हैं, उसके बाद 2 रोटी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। बहू, आज की 2 ताज़ी रोटी दे दो, क्योंकि तुमने जो बासी रोटियां दी हैं वह तो खराब हो गई हैं। इनको खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। ए बुढ़े, रोटी खाने की क्या ज़रूरत है? पहले काम ढूंढ कर आ। अगर एक भी रोटी नहीं खाओगे तो मर थोड़ी ना जाओगे। मैंने तो कभी नहीं सुना कि बासी रोटी खाने से कोई मर गया है। अगर खानी है तो वही रोटी खा लो और चुपचाप से अपने लिए कुछ काम ढूंढने जाओ। हाँ, थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं, उन बर्तनों को धुलकर जाना। बहू रमन का हाथ पकड़कर बाहर दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, पूरे दिन कमरे में बैठे रहते हो, यह झाड़ू पकड़ और बाहर वाले आंगन में झाड़ू लगा। अपने बेटे को दरवाजे के पास गिरा हुआ देखकर राधे श्याम जी दौड़कर जाते हैं और देखते हैं तो रमन के पैरों में जगह जगह खरोंच पड़ गई है, जहाँ से खून निकलने लगा। राधे श्याम जी की आंखों में आंसू आ गए। रमन अपने पापा की आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है, पापा, तुम चिंता मत करो, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। एक दिन समय बदलेगा। आज जो भाई भाभी आपको और मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, एक ना एक दिन इन्हें इनकी सज़ा जरूर मिलेगी। इतना कहकर रमन पास में पड़ी झाड़ू को उठाकर आंगन में घसीटते हुए झाड़ू लगाने लगा। राधे श्याम जी आंखों में आंसू लिए घर के काम निपटाने के बाद अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल गए। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि वह ऐसा क्या काम करें जिससे पैसा कमा सकें। राधे श्याम जी ने सोच लिया है, अब कुछ न कुछ जरूर करके रहेंगे। अपने और अपने बेटे के लिए उन्हें कुछ करना है। जिस दिन वह कुछ करने लगेंगे उसी दिन अपने बेटे को लेकर उस घर से निकल जाएंगे, क्योंकि अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था अपनी बहू के अत्याचार को सहना। बेटा तो कब का गूंगा हो गया था, कुछ कहता ही नहीं था। इसलिए राधे श्याम ने ठान लिया था कि कुछ न कुछ जरूर करके रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अगले ही पल राधे श्याम जी सोचने लगते हैं कि उन्होंने खेती बाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं आता, अंगूठा छाप हैं, कोई उन्हें काम क्यों देगा। चलते चलते वह बाजार में पहुंच गए। बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं। तभी उनकी नज़र एक किराना की दुकान पर पड़ती है। वह उस दुकान में जाते हैं और दुकान के मालिक से कहते हैं कि मुझे भी काम पर रख लीजिए। तब दुकान का मालिक कहता है कि दादाजी, आप काम नहीं कर पाएंगे। तब राधे श्याम जी कहते हैं,
बेटा मुझे काम पर रख लो, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी बहू घर में रहने नहीं देगी। राधे श्याम जी पर तरस खाकर दुकान के मालिक ने काम पर रख लिया। यह सुनकर राधे श्याम जी खुश हो गए। उन्हें तो लग रहा था कि अब जब उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे तो वह अपने बेटे की दवाइयों का खर्चा आसानी से निकाल पाएंगे और बहू भी अब उन्हें परेशान नहीं करेगी। थक कर राधे श्याम जी शाम को घर वापस आए और अपने बेटे के पास देखने चले गए कि ठीक है कि नहीं। देखा तो रमन आराम से खटिया पर सो रहा है। घर में बहू बेटा कोई भी नहीं थे, शायद बाजार से कुछ सामान लेने गए होंगे। राधे श्याम जी सुबह सुबह बिना खाना खाए निकल गए थे। अब उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। वह थाली में खाना परोसकर जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तभी उनकी बहू बाजार से आ जाती है। खाने की थाली को हटाते हुए कहती है, अब तुम्हें इस घर में खाने को तभी मिलेगा जब तुम इस घर में पैसे कमा कर दोगे। फ्री में तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। बहुत दिनों से खिला रहे हैं, अब बस बहुत हुआ। यह बताओ तुम्हें नौकरी मिली या नहीं मिली? बहू सुबह से भूखा हूँ, सुबह भी खाना खाकर नहीं गया था। खाना तो खाने दो, फिर आराम से सब कुछ तुम्हें बताऊँगा। नहीं, जब तक तुम्हें काम नहीं मिलेगा तब तक खाने को नहीं दूंगी। राधे श्याम जी अपने कुर्ते से 500 रुपये निकाल कर बहू को दे देते हैं और कहते हैं, यह लो बहू 500 रुपये, मुझे नौकरी मिल गई है और यह 500 रुपये मुझे एडवांस में दिए हैं। अब कल से मैं पैसे कमाने के लिए जाऊंगा। बहू बड़ा हैरान होकर कहती है, अच्छा तुम्हें काम मिल गया? ज़रूर किसी होटल में बर्तन धोने का मिला होगा या किसी दुकान में झाड़ू पोछा करने का, और इससे ज़्यादा तुम कुछ भी क्या कर सकते हो? आता ही क्या है तुम्हें? और हाँ, तुम यह मत सोचना कि घर से बाहर कमाने के लिए जा रहे हो तो घर के सारे काम मैं करूँगी। घर से बाहर जाने से पहले घर के सारे काम करके जाना। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ। मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। सुबह जल्दी उठ जाओ, टाइम से आकर के फिर से सारे काम करना। खाने की थाली को ससुर की तरफ करते हुए बहू ने कहा और अपने कमरे में चली गई। भूखे प्यासे राधे श्याम जी थाली के खाने को जल्दी जल्दी खाने लगते हैं क्योंकि भूख के मारे उनकी जान निकल रही थी। थोड़ी देर में राधे श्याम जी का बेटा रमन भी जाग गया। अपने पिता को आवाज़ देता है। राधे श्याम जी खाना खाने के बाद बेटे के पास जाते हैं और उसके सर पर हाथ घुमाते हुए कहते हैं, बेटा मुझे बाहर कुछ काम मिल गया है, अब मैं रोज़ काम पर जाया करूँगा। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। घर पर जब कुछ पैसे कमाकर बहू को दूंगा तो वह हमसे अब गुस्सा नहीं करेगी। आराम से हम दोनों इस घर में रह पाएंगे। पर पापा, आपको काम क्या मिला है यह तो बताइए। रमन, तुम्हें तो पता है जब मैं गांव में रहता था तब एक किराने की दुकान खोल रखी थी। सभी लोग घर का सामान लेने आते थे क्योंकि गांव में ज़्यादा दुकानें नहीं होती थी। अच्छा पापा, यह तो बहुत अच्छा है। पापा, मुझे हिसाब किताब का काम अच्छे से आता है। क्यों ना मैं भी आपके साथ उस दुकान पर चला करूं, जिससे मैं भी आपकी सहायता कर सकूं। मुझे भी अच्छा लगेगा। आप चले जाते हैं तो पूरा दिन घर पर अकेला रहता हूँ। ना तो कोई मुझसे बात करता है, ना ही कोई मुझे देखता है। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रहा है और हिसाब किताब तो तुझे भी बहुत अच्छे से आता है, पर मैं तुझे इतनी दूर तक कैसे ले जाऊंगा। एक काम करते हैं बेटा, तेरे लिए एक व्हील चेयर खरीद लेते हैं।
जिस पर बिठाकर मैं तुझे लेकर चला करूं और वापस भी ले आया करूंगा। और इधर चलकर तू हिसाब किताब का काम कर लिया करना और तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन पापा, व्हील चेयर खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए। भाभी तो आपको पैसे देगी नहीं। बेटा, एक बार बहू से बात करके देखूंगा, हो सकता है वह पैसे दे दे। दूसरे दिन राधे श्याम जी अपनी बहू से रमन की व्हील चेयर के लिए बात करते हैं तो बहू कहती है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। जितने पैसे कमाकर लाओगे पूरे मेरे हाथ में रखना। बहू की बात सुनकर रमन निराश हो गया तो राधे श्याम जी उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, मैं किसी न किसी तरह से तेरे लिए व्हील चेयर का इंतजाम कर लूँगा। राधे श्याम जी 2 महीने तक काम करते हैं। हर महीने 5,000 रुपये अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। घर के सारे काम करते हैं। दुकान पर काम के साथ ही कभी कभी उन्हें उधर एक्स्ट्रा काम भी मिल जाते थे, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। और पिछले 1 महीना तो पूरे शादी का सीजन था, जिसमें उन्हें बहुत सारे एक्स्ट्रा काम मिले थे, जिससे उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उन पैसों से वह अपने बेटे के लिए व्हील चेयर खरीद लेते हैं। व्हील चेयर देखकर बहू चिल्लाते हुए कहती है, यह व्हील चेयर कहाँ से खरीदी, कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? बहुत पैसे बर्बाद करते हो। व्हील चेयर खरीदने से पहले मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। राधे श्याम जी कहते हैं कि उसके मालिक ने उसके बेटे के लिए दी है, जिससे वह भी वहाँ काम कर सके। अब तो राधे श्याम जी अपने बेटे रमन के साथ लेकर जाने लगे। दोनों बाप बेटे अच्छे से काम करते हैं और उनका काम उनके मालिक को बहुत पसंद आता है। 6 महीने काम करने के बाद ही दुकान के मालिक ने बाप बेटे दोनों के ही पैसे बढ़ा दिए। अब दोनों को ज़्यादा पैसे मिलने लगे। बहू को तो जब पता चला कि दोनों के पैसे बढ़ गए हैं तो वह दोनों के पैसों को छीन करके अपने पास रख लेती। एक बूढ़े और अपाहिज को पैसों की ज़रूरत ही क्या है? बेटा, हम दोनों बाप बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। घर का सारा काम करने के बाद बाहर काम करने जाते हैं और जितने भी पैसे कमा कर लाते हैं तुम अपने पास रख लेती हो। उसमें से तो कुछ पैसे तो मुझे दे दिया करो। ए बुढ़े, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ा रहे हो? तुम्हारा काम पैसे कमा कर लाना और मुझे देना है। घर के सारे काम करना है, ना कि पैसों को अपने पास रखना। तेरी औकात पैसों को अपने पास रखने की नहीं, बस अपना काम करने की है। तुम इन पैसों को नहीं संभाल पाओगे। तुम अनपढ़ गंवार, इन पैसों को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी औकात घर के एक नौकर की है। घर के चुपचाप से काम कर और बाहर से जो भी पैसा कमा कर लाते हो यह चुपचाप मुझे दे दो और तुम्हें इस घर में रहने के लिए छत और खाना मिल रहा है, यह बहुत है। इससे ज़्यादा तुम मुझसे इस घर में कुछ भी उम्मीद मत रखना। यह घर मेरा है और मेरे हिसाब से तुम्हें रहना पड़ेगा। रमन को अपनी भाभी की यह सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह तो उस मौके की तलाश में था जब उसके और राधे श्याम जी के हाथ में कुछ पैसे आए और वह भाई भाभी का घर हमेशा के लिए छोड़ दे।
एक दिन राधे श्याम जी रमन के साथ काम पर गए तो शाम को वापस ही नहीं आए। घर पर शाम को खाने की तैयारी करनी थी। इधर पूनम परेशान थी कि बुढ़ा अभी तक नहीं आया। घर के किचन में बर्तन धुलने को पड़े हैं, पूरा घर गंदा हो गया है, सफाई होनी है और अभी तक नहीं आए। आने दो, आज दोनों की अच्छी से खबर लूँगी। लेकिन शाम के 6 से रात के 10 बज गए, बाप बेटे घर नहीं आए। पूनम को यह तो चिंता नहीं थी कि उसके ससुर और देवर घर नहीं आए हैं, लेकिन उसकी चिंता यह थी कि घर के काम उसको करने पड़ेंगे। बाकी उसे अपने ससुर और देवर से कोई मतलब नहीं था। बहुत दिनों तक राधे श्याम जी और रमन घर ही नहीं जाते हैं और उधर पूनम भी उसे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं समझती। उसको लगता है कि अच्छा है घर से बला टल गई, लेकिन फिर उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसके ससुर घर पर थे तो घर के सारे काम करते थे, उसे घर का काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब उसे घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी और अपने ससुर पर बहुत गुस्सा कर रही थी। साथ ही साथ उसे अपने ससुर के पैसे भी बहुत प्यारे लगने लगे थे कि घर के काम करने के साथ साथ बुढ़ा पैसे भी कमाने लगा था। उसका अपाहिज बेटा भी पैसे कमा कर दे रहा था। अब दोनों ही अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पैसे भी चले गए और साथ में घर के काम भी करने पड़ रहे हैं। पूरा साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन रमन और उसके पिता घर वापस नहीं आए। हफ्ते भर बाद पूनम का बर्थडे आने वाला था। एक दिन पूनम न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी। फिर न्यूज़पेपर के बीच में रखा हुआ ऐड का एक पेपर पढ़ती है तो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपने ही शहर में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की शॉप खुली है जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गहने मिलते हैं। इस बार मुझे वहाँ लेकर चलो। अभी नई नई शुरुआत है, कुछ ऑफ़र भी लगे हुए हैं। इस शॉप के बारे में मेरी एक सहेली भी कह रही थी कि उस शॉप पर एक बार ज़रूर जाना, बहुत अच्छे अच्छे गहने मिलते हैं। मुझे मेरे बर्थडे पर झुमके खरीदने हैं। ठीक है जानू, तुम कहती हो तो कल ही चलते हैं। कल मेरे ऑफिस की छुट्टी भी है। दोनों अगले दिन शॉप पर जाने का प्लान बनाते हैं। अरे पूनम, जल्दी करो, हमारे शहर में जो बड़ी शॉप खुली है, आज तुम्हें गहने दिलाने के लिए उधर लेकर चलना है। जैसे ही पूनम और उसका पति शॉप के बाहर पहुंचते हैं तो शॉप के बोर्ड पर लिखा हुआ नाम उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उस पर राधे श्याम ज्वेलर्स का नाम लिखा हुआ है। लेकिन फिर सोचते हैं वह इतनी बड़ी दुनिया में राधे श्याम बहुत से होंगे, कौन सा उसका बुढ़ा ससुर ही होगा। शॉप के अंदर बहुत सारे लोगों की भीड़ है। 8 से 10 लोग काम करने वाले हैं। वह शॉप वाकई में बहुत बड़ी है। शॉप को देखकर पूनम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूनम अपने लिए गहने खरीदने लगती है। वाकई में बहुत ही सुंदर सुंदर गहने की डिजाइन है। अब तो मैं हमेशा ही इधर आया करूँगी, खुश होती हुई पूनम कहती है। तभी पूनम की नज़र अपने ससुर पर पड़ी, जो कि इधर घूमने वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं। पास में ही बड़ा सा पैसों का बक्सा रखा है जिसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं। अपने ससुर को कुर्सी पर बैठा हुआ देख करके पूनम अपने पति को कहती है, देखो तुम्हारा बुढ़ा बाप इधर शॉप के मालिक की कुर्सी पर बैठा हुआ है। लगता है गले से पैसे चुराने के लिए बैठे हैं। आज इसको अच्छा सबक सिखाती हूँ।
पूनम अपने ससुर से कहती है, क्यों बुढ़े, इतने दिनों से घर नहीं आए, इतने दिनों से कहाँ गायब थे? और तू तो किसी दुकान पर काम करता था, क्या इसी दुकान पर काम करते हो? इतने दिनों से बहुत सारा माल कमा लिया होगा, चल वह सारे पैसे निकाल, आज तेरे ही पैसों से मैं शॉपिंग करूँगी। और बताया भी नहीं कि इधर काम करता है, इधर तो तुझे बहुत पैसा मिलता होगा, चल बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, निकाल। तभी पास की ही कुर्सी पर बैठा रमन उठकर आया और अपनी भाभी का हाथ झटकते हुए बोला, भाभी, पापा को हाथ भी मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमन को ठीक से चलता हुआ देख पूनम दंग रह गई। अरे तू अपाहिज भी चलने लगा? तू कैसे चलने लगा? क्यों भाभी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरी जिंदगी अपाहिज ही रहता? अरे तुम्हारे घर में रहता तो नौकर की तरह ही जिंदगी काटता रहता। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने पापा से कहा कि पापा, जब हम दोनों पैसे कमाते हैं तो हम आराम से क्यों नहीं रहेंगे? अब मुझे अपने पैसे भाभी को नहीं देने हैं, हमें जितने पैसे मिलते हैं उतने में हम आराम से अपना खर्चा चला सकते हैं। और उसी दिन हम दोनों बाप बेटे तुम्हारे घर पर आने से मना कर दिया था, और तुमने तो हमें बाद में ढूंढने की कोशिश भी नहीं की कि हम जिंदा भी हैं या मर गए। हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि हमने अपना इलाज भी करा लिया, और अब मैं अपने पैरों पर भी धीरे धीरे चलने लगा हूँ। भगवान की दया, हमने इतना कमा लिया कि आज मैंने अपनी खुद की इतनी बड़ी शॉप डाली है। अब दोनों बाप बेटा बहुत मेहनत से इसमें काम करते हैं। अब तुम हमें कमज़ोर या मजबूर समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और क्या कहा था तुमने कि पापा की पैसे रखने की औकात नहीं है? तो देख लो, मेरे पापा आज पूरी शॉप के मालिक हैं। दुकान का सारा पैसा मेरे पापा ही संभालते हैं। अगर अब तुमने मेरे पापा से कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने देवर रमन के तेवर देख करके पूनम सकपका गई, और सबके सामने रमन ने जिस तरह से डांटा, अब तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने ससुर से कुछ कह पाती। हालांकि इतनी बड़ी शॉप थी और पैसे देखकर उसके मन में लालच तो आया। वह अपने ससुर के पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। आप मेरे साथ घर चलिए, अब मैं आपको आराम से रखूँगी, अब कुछ नहीं कहूँगी और घर का काम भी नहीं करवाऊँगी, लेकिन आप घर चलो। तो राधे श्याम जी कहते हैं, कौन सा घर? वह घर मेरा नहीं है, मैंने अपना दूसरा घर खरीद लिया है। मैं और मेरा बेटा उधर बहुत आराम से रह रहे हैं। अब तुम अपने उस सड़े से घर में रहो, मुझे उस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ मेरी शॉप से। पूनम चुपचाप से उस शॉप से निकलकर दूसरी शॉप में चली गई। आज पूनम अपने ससुर और देवर की तरक्की देखकर जली जा रही थी, और शर्म के मारे वह पानी पानी हुई जा रही थी, और वह अपना सर झुकाकर वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।